तो आज के वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 देखेंगे, जो कि प्राणियों में पोषण का हम पार्ट 2 आज देखेंगे। ठीक है। जिसमें पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसको जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, फिर पार्ट 2 में आ जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, कंटेंट भी समझ में आए। ओके, वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं, आज के एग्ज़ाम के पैटर्न अगर देखा जाए तो पूरे एनसीईआरटी पर आधारित होता है, जिसके अनुसार हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको कुछ छोटी छोटी बातों को याद दिलाते हैं, ताकि एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे मानव में पाचन, अर्थात हमारे मानव में पाचन क्रिया कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो उससे पहले हम आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं, और फिगर के माध्यम से हम सब समझ पाएंगे। ठीक है बाबू, देखिए इसको, ये हो गया मानव पाचन तंत्र का अंग। अगर बात करी जाए पाचन तंत्र में, तो सबसे पहला जो भोजन को पाचन जो शुरू होता है, सबसे पहले मुख से होता है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख, तो ये है हमारे पाचन तंत्र के सबसे पहला अंग, मुख गुहा। मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद हम मुख में क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को जीभ और दांत के सहारे से उसको चिबाने का प्रयास करते हैं। ओके बाबू, ठीक है। तो यहाँ से भोजन ग्रहण था, फिर भोजन ग्रहण यहाँ से करने के बाद यहाँ कुछ समय भोजन को चिबाया जाता है ना, जहाँ पर कुछ लाला ग्रंथियाँ पाई जाती है। ग्रंथि का मतलब, ग्रंथि उसको कहते हैं जिससे हम कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसको हम ग्रंथि नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ पाचक रस छोड़े जाते हैं, जहाँ से भोजन को पाचन करने में या ठोस पदार्थों को टुकड़ों टुकड़ों करने में, अर्थात जटिल पदार्थों को सरल बनाने में, है ना। तो ये सारे चीज़ को एंजाइम्स के जरिए भोजन के पाचन में विभाजित किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि सबसे पहला मुख में भोजन जाता है, और उसके बाद कहाँ जाती है, यहाँ जब चबाने के बाद होता है तो मुख गुहा से फिर जब भोजन मुलायम हो जाता है तो ग्रसिका में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? ग्रसिका। ग्रसिका में क्या होता है कि भोजन का संकुचन होता है। संकुचन का मतलब कभी फैलना, कभी मतलब दबाव पड़ना, कभी फैलना, कभी दबाव पड़ना, जिसके सहारे से भोजन धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आते हैं, आमाशय में आते हैं। कहाँ आते हैं? आमाशय में। आमाशय में भी एक ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको हम जठर रस कहते हैं ना, जठर रस कहा जाता है। जठर रस के माध्यम से ढेर सारे एंजाइम्स निकलते हैं, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद जस्ट बगल में आती है, आमाशय के जस्ट अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या पाई जाती है मुन्ना? ग्रसिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है? ग्रहणी पाया जाता है, सॉरी, ग्रहणी पाया जाता है। ग्रहणी में क्या होता है, भोजन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर भोजन में जितने भी वसा होते हैं उसको छोटे छोटे अंगों में तोड़ दिया जाता है, अर्थात जो ठोस वसा होते हैं उसको तोड़कर पायसीकरण किया जाता है। पायसीकरण मतलब ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्रियाशील बनाने में अगर हाथ होता है वसा को तोड़ने में, तो यहाँ जो ये आकृति आपको जना रही है, ये आकृति आपको, ये है मुन्ना आकृति, और आकृति में पित्त रस स्रावित होता है। कौन रस? पित्त रस। यही पित्त रस क्या करता है, ग्रहणी में वसा को क्रियाशील बनाता है, जिसको तोड़ने का कार्य करता है। फिर अग्नाशय में पहुंचना। अग्नाशय में किसी प्रकार का एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, परंतु पित्त रस की सहायता से यहाँ पर भोजन को, मैंने विशेष वसा उसा को अवशोषण किया, उन्हें पाचन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। फिर अग्नाशय आ गया। अग्नाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं इसमें, है ना। ये भी क्या है, एक ग्रंथियाँ हैं। ग्रंथियाँ का मतलब क्या होता है? पाचक रस। यहाँ से एंजाइम्स इसमें किसी प्रकार का नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है मुन्ना छोटी आंत में भोजन। जैसे यहाँ छोटी आंत को दिखाया जा रहा है। छोटी आंत में, छोटी आंत के भोजन आने के बाद भोजन का संपूर्ण पाचन यहाँ पर होता है ना। और इसमें कुछ बृहद आंत्र पाए जाते हैं। बृहद आंत्र मतलब बड़ी आंत में चलाते भोजन, उसके बाद मलाशय के माध्यम से नीचे चला जाता है। इसको विस्तार रूप से पढ़ें। सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसिका पढ़ेंगे, ग्रसिका के बाद आमाशय में भोजन आता है। आमाशय में भोजन के बाद क्या आता है? ग्रहणी आता है। और ग्रहणी में किसके सहारे से? अकृत में जो पित्त रस, अकृत पित्त में कौन सा
रस स्रावित होता है तो पित्त रस स्रावित। पित्त रस की क्रियाशीलता से यहाँ पर क्या होता है, ग्रसनी में वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर भोजन कहाँ होता है, धीरे धीरे छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और पाचन होने के बाद ये बड़ी आंत में पहुँचती है। बड़ी आंत में क्या होता है कि ठोस जल, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जल का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत में क्या किया जाता है, जलों का जो शेष जल उल है उसको अवशोषण कर लिया जाता है ना। और उसके बाद फिर बड़ी आंत से होते हुए मल द्वारा बचे हुए अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे मुन्ना कि सबसे पहले भोजन का अगर पाचन होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है, मुख में। यानी भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, मुख में। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही भोजन को हम मुख में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक लाला ग्रंथि पाया जाता है। लाला ग्रंथि का काम क्या है, लाला ग्रंथि जो है उसमें लाला रस स्रावित होता है। और ये लाला रस क्या करते हैं, जैसे ही भोजन को चबाते हैं तो लार के माध्यम से लाला रस या इसी को कहते हैं लार, लार मिल जाता है। और लार मिलने के बाद जैसे ही भोजन को चबाया जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, जो भोजन में, रोटी में, चावल में, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है शर्करा में बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब हम भोजन को कुछ समय तक चिबाते हैं तो वो कैसा महसूस होता है, मीठा लगने लगता है। इसका मतलब वो शर्करा में टूटने लगता है और वो गर्म होते हैं और धीरे धीरे मुलायम हो जाते हैं। भोजन क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। अब मुलायम होने के बाद यहाँ जो है मुख गुहा से भोजन धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, ग्रसिका में पहुँच जाता है। और ग्रसिका में क्या होता है कि अब ये तो नली है, यहाँ पर किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ग्रसिका में क्या होता है, ग्रसिका में संकुचन क्रिया होता है। संकुचन किसको कहते हैं, ग्रसिका में क्या होता है, भोजन का संकुचन होता है। संकुचन का मतलब कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। जैसे ये देख लीजिए, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है तो कभी सिकुड़ रहा है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, भोजन धीरे 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 करके कहाँ पहुँच जाते हैं मुन्ना, दूसरा नंबर में अमाशय। कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है, जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचते हैं तो अमाशय में भोजन का पाचन होता है। भोजन टूटते हैं, कैसे टूटते हैं वो देखिएगा। जैसे ही अमाशय में भोजन पहुंचता है तो इसमें कुछ जठर ग्रंथियां पाया जाता है। अभी बताया था ग्रंथि क्या करता है, रस स्रावित करता है। क्या क्या स्रावित कर सकता है, पेप्सिन एंजाइम स्रावित करता है। दूसरा क्या होगा, HCl स्रावित करता है। तीसरा क्या हो गया, श्लेष्मा एक प्रकार के विशेष पदार्थ होता है जो अमाशय को रक्षा प्रदान करता है। इसको समझाते हैं हम आपको। जैसे जठर ग्रंथियां जो है पेप्सिन छोड़ा और ये पेप्सिन को एंजाइम्स को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। कौन करेगा, HCl करेगा। HCl इसको क्रियाशील बनाएगा। क्रियाशील बनाकर पेप्सिन से इसको किस में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देता है। इसमें बदलता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। इसमें तोड़ता है, पेप्टोन में। क्या बताएं हम, पेप्टोन्स में तोड़ता है। इसमें तोड़ता है, पेप्टोन्स में तोड़ता है। ठीक, अच्छा, HCl का काम क्या है, तो ये जठर ग्रंथ जो अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई, जिससे 3 एंजाइम्स निकलते हैं। पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, श्लेष्मा हो गया। पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम्स है। और एंजाइम्स है तो पेप्सिन कुछ नहीं है, पेप्टोन है ना। पेप्टोन को तोड़ने में काम करता है। क्या बनाता है, पेप्टोन्स बना देता है। जैसे ही HCl इसको क्रियाशील करता है तो पेप्सिन टूटकर क्या बन जाता है, पेप्टोन बन जाता है। अब HCl का कार्य क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे भोजन आया तो भोजन जैसे ही अमाशय में पहुंचता है तो HCl रस जब जठर ग्रंथियां स्रावित करता है तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ना, जिसके माध्यम से भोजन का विखंडन होता है, यानी जटिल से सरल पदार्थ में टूटने का कार्य किया जाता है। अब क्या होता है, ज़्यादा HCl भोजन कभी कभी अधिक खा लेते हैं तो उसके अनुसार HCl ज़्यादा अगर स्रावित कर देगा तो वो हमारे आंत को खराब कर सकता है, अर्थात आमाशय को खराब कर सकता है। तो ये एक विशेष प्रकार के श्लेष्मा एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, HCl से रक्षा प्रदान करता है। किसको रक्षा प्रदान करता है, तो आमाशय को रक्षा प्रदान करता है। याद रहेगा आपको, है ना। जठर रस से 3 रस निकलते हैं, पेप्सिन को क्रियाशील कौन करता है, HCl करता है। जैसे ही क्रियाशील करता है तो पेप्सिन किस में बदलता है, पेप्टोन में टूट जाता है ना।
अब HCl क्या करता है, HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, किसको, तो भोजन को। और ज़्यादा, कभी कभी हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो ज़्यादा HCl निकलेगा तो आंत को हानि पहुंचा सकता है ना। तो उससे रक्षा करने के लिए ये श्लेष्मा आंत की दीवारों पर चिपचिपा यानी चिपका हुआ रहता है, जिससे आंत को हानि नहीं पहुंच सके, जिससे आमाशय को हानि नहीं पहुंच सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ दूसरा नंबर हो गया ये। तीसरा नंबर में आपको पढ़ना है ग्रहणी, जो कि आपको ग्रहणी नहीं यहाँ दिखा गया है। अमाशय के बाद कौन सा अंग आता है, ग्रहणी आता है। यहाँ देखिए ग्रहणी, ग्रहणी में क्या होता है कि जैसे ही भोजन प्रवेश करते हैं तो भोजन में जो बसा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बसा के ठोस कण पाए जाते हैं, उस बसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है, ग्रहणी करता है। कौन करता है, ग्रहणी करता है। किसके माध्यम से, तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ से देखिए ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से एक नली गया है और नली के माध्यम से यहाँ देखिए पीत गया है। पीत नहीं कभी निकालते हैं, पीत मुर्गी का पीत भी होता है यहाँ पर। तो ये जो अकीर्त है, अकीर्त में एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको हम पीतरस के नाम से जाना, पीतरस स्रावित। पीतरस के माध्यम से जो ठोस बसा है, क्या है, ठोस बसा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है, पीतरस के माध्यम से। किसके में होता है, ग्रहणी में होता है। किस में होता है, ग्रहणी। ओके। अब यहाँ होता है कि भोजन जैसे ही ग्रहणी में प्रवेश करता है तो पीतरस के माध्यम में बसा का जो ठोस रूप है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए आप, पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइसीकरण। तो बसा का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसका काम है, तो ग्रहणी में। किसके माध्यम से, तो पीतरस के माध्यम से। इसको क्रियाशील करता है, क्रियाशील के माध्यम से बसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम पाइसीकरण के नाम से जानते हैं। आगे हो गया, आगे देखते हैं। तो इसी में क्या होता है मुन्ना कि हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि पीतरस सहायता से बसा के यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन होना क्या कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। इसके बाद क्या होते हैं कि यहाँ पर जो फिगर एक जना रहा है, आपको मैंने काला से देखा है, उसको क्या कहते हैं, अग्नाशय बोला जाता है। अग्नाशय। तो अग्नाशय में जो भोजन में विशेष प्रकार के, जैसे आप समझ लीजिए कि पेप्टोन्स पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, बसा हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या करता है कि बदलने का काम करता है ना, तोड़ने का काम करता है। किस रूप में तोड़ने का करता है, जैसे पेप्टेन को पेप्टाइड में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, बसा को अम्लीय पर लाइपेज बसा को अम्ल में बदल देता है ना, ध्यान, बस ये अम्ल बना देता है, लाइपेज बना देता है, उसको ध्यान रखना, ग्लिसरील में बदलता है, लाइपेज ग्लिसरील में बदल जाता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर संपादित हो जाता है। जैसे तो चले हम सब तो अमाशय, अग्नाशय में, जैसे अग्नाशय में भोजन का जो विशेष रूप है, अग्नाशय के माध्यम से क्या होता है, भोजन के जो विभिन्न, जैसे मान लिए कि आपको पेप्टोन हो गया, स्टार्च हो गया, बसा अम्ल हो गया, ये सारे चीज़ों को तोड़ने का काम करता है। और तोड़ने का काम इसलिए करता है ताकि भोजन से हम जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रोटीन प्राप्त करना चाहते हैं, वसा प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो उनके छोटे छोटे जब तक कणों में नहीं टूटेंगे, जटिल से सरल में नहीं टूटेंगे, तो हम उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे। हमारे जो दीर्घ रोम होते हैं, जिसमें रक्त वाहिकाएँ पाई जाती है, जिसके माध्यम से अवशोषण किया जाता है और विभिन्न अंगों के शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है, जब तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेंगे, जब तक हम उसका अवशोषण नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, जैसे ही अग्नाशय के माध्यम से जो यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसमें से 3 रस छोड़े जाते हैं, जिसमें हो गया ट्रिप्सिन, हो गया एमाइलेज, हो गया लाइपेज, हो गया। क्या बोले, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अग्नाशय में कौन कौन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसके माध्यम से क्या होता है, भोजन में उपस्थित पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। फिर उसके बाद एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को लाइपेज में बदलता है, सॉरी माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। इसी प्रकार से लाइपेज क्या करेगा, बस ये अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। फिर देखिए
यहाँ से होते हुए ग्रहणी से अब कहाँ पहुँचता है भोजन? छोटी आंत में पहुँचता है। जैसे ही छोटी आंत में पहुँचता है तो भोजन का अधिकांश जो पाचन होता है छोटी आंत में हो जाता है, अर्थात पूर्ण पाचन ही छोटी आंत में होता है ना। पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है कि दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम। कौन सा रोम? दीर्घ रोम। ये दीर्घ रोम किस प्रकार से रहते हैं? दीर्घ रोम ऐसे रहते हैं मुन्ना, ये ऐसे ऐसे अंगुलीनुमा आकार की, अंगुलीनुमा आकार की पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है कि छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ाना, क्षेत्रफल को बढ़ाना ताकि भोजन अच्छे से पाचन हो सके। और ये जो दीर्घरोम होते हैं ये सारे दीर्घरोम कहता है किससे जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं किसको? रक्त वाहिका से। इसको रक्त वाहिकाएं से, है ना, रक्त वाहिका से। और रक्त वाहिका के माध्यम से क्या होता है? भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उसको अवशोषण का कार्य करता है ना। अवशोषण जैसे वसा का अवशोषण, प्रोटीन का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण, है ना, तो ऊर्जा का अवशोषण, ये सारे चीज़ को अवशोषण करके दीर्घ रोम क्या करेगा? दीर्घ रोम में जुटे रहते हैं रक्त वाहिका। रक्त वाहिका के माध्यम से कोशिका के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा को स्थानांतरण किया जाता है। ओके, समझ गए होंगे आप? होता है ना। ग्रहणी से कहाँ भोजन पहुँचेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? संपूर्ण भोजन का पाचन होगा जहाँ पर दीर्घरोम पाए जाएंगे। दीर्घरोम से कौन जुटा होता है? रक्त वाहिका। दीर्घरोम क्या करेंगे? इसको क्षेत्रफल प्रदान करता है। किसको? भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत को क्षेत्रफल प्रदान करता है, जिसके माध्यम से रक्त वाहिकाएँ जुड़ी रहती है। भोजन का पाचन हो गया, जब संपूर्ण पाचन हो गया तो उसको अवशोषण करने का काम कौन करेगा? रक्त वाहिका। रक्त वाहिका के माध्यम से कोशिका के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा को स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद जब यहाँ से भोजन का पाचन अवशोषण हो जाता है तो बचे हुए जो भोजन रहता है कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचती है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में मुख्य कार्य क्या है? सबसे मुख्य बात है कि बड़ी आंत में जो अपचे भोजन होते हैं, जो बच गए हैं, उसमें जितना पानी होता है, पानी को ऑब्जर्व करने का कार्य संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पानी का अवशोषण किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पानी का अवशोषण किया जाता है तो बाकी जो अवशिष्ट खाद्य रह गए, अर्थात अपचे भोजन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो क्या किया जाता है कि मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए वनसूट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख द्वार से। मुख में क्या पाया जाता है? एक लाला ग्रंथि पाया जाता है जिससे लाला रस निकलता है, जिसको लार भी कहा जाता है। जैसे ही भोजन को हम चबाते हैं तो उसमें लार के माध्यम से भोजन में क्या होता है कि स्टार्च, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही रूप है, जो क्या होता है कि लार में मिलता है तो शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें भोजन कैसा लगता है? मीठा। अर्थात भोजन का पाचन शुरू से कहाँ होता है? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ भोजन में लार मिला तो वो मुलायम हो जाता है और गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद कहाँ पहुँचता है? ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? संकुचन होता है, अर्थात ये रास्ता है ना, रास्ते में संकुचन है। अब रास्ते में तो अपने से तो नहीं चल जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है? ग्रसिका संकुचित होता है। संकुचित का मतलब कभी फैलना, कभी सिकुड़ना, कभी फैलना, कभी सिकुड़ना, जिसके माध्यम से भोजन धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में। आमाशय में क्या होता है मुन्ना? आमाशय में 3 प्रकार के अमाशय में क्या होता है मुन्ना? अमाशय में एक जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ से 3 रस स्रावित होता है। सबसे पहले पेप्सिन होता है, HCl होता है और श्लेष्मा होता है ना। रस स्रावित होते हैं। पेप्सिन होता है, HCl होता है और श्लेष्मा होता है। HCl का कार्य क्या है? तो पेप्सिन को क्रियाशील करना। पेप्सिन को क्रियाशील करके क्या होता है? पेप्सिन से पेप्टोन में बदल जाता है, पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। HCl क्या करता है? उसको क्रियाशील, भोजन को क्रियाशील अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब देखिए कभी कभी हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो क्या होता है? पेट में दर्द उर्द होता है, जिसके कारण तो HCl ज़्यादा निकल जाने के कारण। तो उसके लिए क्या होता है? इसके लिए तो हमारी अमाशय की दीवार खराब हो सकती है, तो उसको रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार के द्रव होती है श्लेष्मा, जो क्या होता है कि इसको अमाशय की दीवार को रक्षा प्रदान करता है। किससे? HCl से। यहाँ तक हो गया।
उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, तो ग्रहणी में। ग्रहणी में क्या होता है मुन्ना, ग्रहणी में किसी प्रकार के एंजाइम्स नहीं पाया जाता, ना ही रस पाया जाता है, तो किसके माध्यम से सक्रिय होता है, तो ग्रहणी के ऊपर एक पतली सी नली जाता है, वो कहाँ जाता है, खुलता है, तो ये देखिए आपको आकीर्त में। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आकीर्त को ही माना जाता है। आकीर्त पित्त, आकीर्त में पित्त रस नाम के रस स्रावित होता है, जिसके माध्यम से ये जो भोजन में जो यहाँ ग्रहणी में बसा होता है, बसा के बड़े बड़े कण होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किसके माध्यम से, पितरस के माध्यम से क्रियाशील होता है, जिससे ये टूट जाता है ना, टूट जाता है। और बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहता है, पाइसीकरण कहलाता है। कहाँ, ग्रहणी में होता है। अब ये देखिए पितरस का कार्य क्या है, पितरस सहायता करता है किसको, जैसे ही पितरस, अब यहाँ पर कुछ कार्य होते हैं कहाँ, अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होता है, पितरस की सहायता से इसको क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे अग्नाशय क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील होने के बाद क्या होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, 3 प्रकार के, यहाँ अग्नाशय भी एक प्रकार के क्या है, ग्रंथि हैं। तो ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया। यहाँ पर 3 रस स्रावित होते हैं। ये 3 रस का कार्य क्या है, ट्रिप्सिन जो रस स्रावित होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, ओके। एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, जो भोजन में स्टार्च रहते हैं उसको माल्टोज में बदलने का काम कौन करेगा, तो एमाइलेज करेगा। कहाँ पर, तो अग्नाशय से निकलती है, अग्नाशय से। फिर लाइपेज का कार्य क्या है, लाइपेज का कार्य है वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। अब यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, तो छोटी ग्रहणी से कहाँ जाता है, छोटी आंत में भोजन आता है। जैसे ही छोटी आंत में भोजन आता है तो वहाँ पर भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन होता है। और पाचन किसके सहारे से होता है, तो यहाँ पर एक दीर्घरोम पाया जाता है जो इसको क्षेत्रफल प्रदान करता है, अधिक से अधिक क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे भोजन अच्छे से पाचन हो सके। ये दीर्घरोम के सहारे में एक जुटा होता है कौन मुन्ना, रक्त वाहिका जुटा होता है। अब यहाँ भोजन का पाचन हो गया, सारे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है ना, जितने भी थे वो पच गया, तो पच गया तो उसको अवशोषण तो करना है ना, तो वो अवशोषण करके ऊर्जा के रूप में क्या करता है, विभिन्न कोशिकाओं को पहचाने का काम कौन करता है, रक्त वाहिका। ये रक्त वाहिका कहाँ रहते हैं, तो ये रक्त वाहिका है, ये अंगुली नुमा संरचना जो दीर्घरोम है उसी से जुड़ा हुआ रहता है, जो ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करता है और विभिन्न कोशिकाओं तक भेजने का कार्य करता। उसके बाद जब अपच भोजन बच जाते हैं, जो अवशिष्ट भोजन बच जाते हैं, वो छोटी आंत से कहाँ पहुँच जाते हैं, बड़ी आंत में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं मुन्ना, बड़ी आंत में पहुँचते हैं। यहाँ देखिए बड़ी आंत में पहुँचते हैं। और बड़ी आंत में क्या होता है कि बचे हुए भोजन में जो पानी बच जाता है, जिसको हम H2O कह सकते हैं, वो पानी को अवशोषण पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो वो बड़ी आंत में होता है। और उसके बाद क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे बड़ी आंत से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, गुदा द्वार में, जहाँ से अपचे भोजन हमारे शरीर से बाहर निकालते, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है वो पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारे प्रक्रिया किसके हैं, मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया है। इसको हम विजुअली रूप से देखें, उसके बाद किताब की तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जितने भी ग्रंथियाँ एवं अंग पाए गए हैं पाचन तंत्र के, वो सारे मिलाकर क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। आगे देखेंगे, हम अपने मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब मुंह में लेना है ना, अंदर की ओर जाना, या मुख में भोजन को ग्रहण करना। इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली द्वारा गुजरता है जो मुख गुहा से होते हुए प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। हमने देखा था मुख गुहा जहाँ पर लाला नाम की ग्रंथि पाया जाती है, इससे लार या लाला रस निकलता है, जो क्या करता है कि भोजन में पाए हुए कार्बोहाइड्रेट के क्या करेगा मुन्ना, यानी स्टार्च को त्वची में शर्करा में बदलता है, जिसके कारण भोजन कैसी लगती है, मीठा लगता है। फिर ग्रास नली में भोजन जाता है। यहाँ से क्या होता है कि भोजन जब चबाते हैं तो वो गर्म होता है और गर्म होकर मुलायम हो जाता है। मुलायम होने के बाद क्या होता है, घसक कर ग्रास नली में जाता है। और ग्रास नली में क्या पाया जाता है मुन्ना, संकुचन होना। ग्रास नली का क्या होना, संकुचन होना। संकुचन होता है जिसके माध्यम से धीरे 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 है ना
ग्रास नली से यानी ग्रासिका से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हम आपको बताए थे ना, विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने? 3 पाए जाते हैं। कौन कौन? तो आपको बताए थे ट्रिप्सिन पाया जाता है, कौन कौन, पेप्सिन पाया जाता है, HCl और श्लेष्मा। सबसे मुख्य रूप से HCl स्रावित होता है। कहाँ पर स्रावित होता है? अमाशय में। क्या समझे? अमाशय में। ओके, पेप्सिन अमाशय में। और ये HCl क्या होता है कि उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद श्लेष्मा पाया जाता है। कभी ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो मान लीजिए HCl ज़्यादा निकल जाता है तो उसके कारण हमारे पेट में दर्द हो जाता है, जिसके बचने के लिए, अगर यहाँ पेट में दर्द हो रहा है बट यहाँ तो जब दर्द हो रहा है तो हमारी वो अमाशय को ख़राब कर सकता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए श्लेष्मा क्या करता है कि चिपक जाता है। किसकी दीवार पर? अमाशय की दीवार पर चिपक जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं, बता दिए हैं विस्तार में। छोटी आंत में पहुंच जाता है भोजन, फिर बृहदांत में पहुंचता है और मलाशय से जुड़ी तथा मल द्वार या गुदा द्वार तक पहुंच जाता है। क्या यह बात बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, विभिन्न घटकों का पाचन होता है। हमने बताया था, जैसे मान लिए मुख में गया तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया वहाँ कुछ न कुछ अंश में। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो अग्नाशय अमाशय में गए तो वहाँ पर भी पाचन हुआ भोजन को, HCl ये सारे के तोड़ने का कार्य। जैसे मान लिए कि HCl हुआ तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में अम्लीय माध्यम प्रदान किया, पेप्सिन को पेप्टोन में बदला, समझ गए, पेप्सिन को पेप्टोन में बदल दिया। आगे देखेंगे, है ना, फिर आगे बदलता है। फिर आगे जाइएगा तो ग्रहणी में जाते हैं तो वहाँ पर वसा का पाचन हो जाता है जी। फिर अग्नाशय में गया तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के माल्टोज हो गया, शर्करा हो गया, ये सारे को तोड़ने का कार्य करता है। तो फिर अमाशय की आंतरिक भित्ति हो गया। अमाशय की आंतरिक भित्ति देखते थे। क्षुद्रांत हो गया, माने छोटी आंत, आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ हो गया, लाला ग्रंथि, अकीर्त, और जितने भी ग्रंथि हैं कुछ न कुछ एंजाइम स्रावित करते। तो ये ग्रंथियाँ आपको मुख्य रूप से रस स्रावित करते हैं। रस ग्रंथियाँ कितने होते हैं आप देखेंगे। आहार नाल में 3 ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें से लाला ग्रंथि, अकीर्त और अग्ना। पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में तोड़ने का कार्य करता है। हमने समझा दिया था। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते। आहार नाल के जितने भी अंग हैं अर्थात अगर ग्रंथियों को मिला दिया जाए तो आहार नाल का निर्माण होता है, जिसमें इस चित्र के माध्यम से हमने बहुत विस्तार में समझाने का कार्य किया आपको। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। हमने तो विस्तार से पढ़ लिया, अब इसको शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं हम, धड़ाक धड़ाक ना। कहता है मुख एवं मुख गुहिका, उसी को कह सकते हैं मुख एवं मुख गुहिका, मुख को ही कहा जा सकता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा ही होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन को जब अंदर लेते हैं तो मुख द्वारा ही अंदर जाया जाता है। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, आइए हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। आंतरिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट से धंसा हुआ होता है। बात सही है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। इसके अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है ना। अब दांत के बारे में हम सब पढ़ेंगे। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। हमको लगता है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको क्षमा चाहते हैं। जिसको मैंने मानव में पाचन को पढ़ा है कि भोजन का पाचन किस टाइप से होता है, उसको आप देखिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस और सराहनीय हो सके। और जो भी गलतियाँ हो उसको आप शेयर कीजिए, ताकि हम सुधार करने की प्रयास करेंगे बच्चे। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।